अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज साहिल सूरी। मैं आज आपका हिस्ट्री टीचर बन के आया हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है कोल्ड वॉर। कभी सुना है कोल्ड वॉर के बारे में? जवाब दो जोर से। सुना है कभी कोल्ड वॉर के बारे में? कोल्ड वॉर का मतलब किसी को पता है? देखो, वार का मतलब क्या होता है? जंग। वेरी गुड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? सर्द। क्या इसका मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग वर्ड मीनिंग से समझेंगे, इसका मतलब ये है कि ये सर्दी में जंग लड़ा गया था। इज इट? ये कुछ डिफरेंट है। नाम इसका कोल्ड वॉर पड़ा है लेकिन कुछ डिफरेंट है कोल्ड वॉर से। ओके? कोल्ड वॉर हुआ था यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और जो मेन डिफरेंस थी इनके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो थी आइडियोलॉजी। क्या थी? आइडियोलॉजी। जो यूएसए था ये कैपिटलिस्ट स्टेट और कंट्री थी। क्या थी? कैपिटलिस्ट। और ये थी सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। यूएसए क्या थी? कैपिटलिस्ट। यूएसआर क्या थी? यूएसएसआर क्या थी? सोशलिस्ट। और साथ ही में ये लिबरल डेमोक्रेटिक्स थे। क्या? लिबरल डेमोक्रेटिक्स और सिंपली डेमोक्रेसी यहाँ पे थी, जिसको हम बोल सकते हैं। यूएसए में सिंपली डेमोक्रेसी भी थी। क्या थी? लेकिन यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल था। कम्युनिस्ट रूल मतलब कुछ गिने चुने लोग सारे यूएसएसआर को रूल करते थे। ठीक है? मेन डिफरेंस यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में खाली यही थी। अब कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये मैं जबानी में ऐसे ही बोलूंगा कहानी, फिर इसके बाद हम एग्जैक्टली लेक्चर पे आएंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस टाइम उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जो लोगों की आइडियोलॉजी थी उस पे मतलब क्या, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। खाली एक बेस पे वो थी आइडियोलॉजी। ठीक है? ये आइडियोलॉजी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी थी इसी आइडियोलॉजी को लेके। एक तो कैपिटलिस्ट था, दूसरा क्या था? सोशलिस्ट। एक लिबरल डेमोक्रेटिक्स थे, दूसरे क्या थे? कम्युनिस्ट। ठीक है? अब क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो जर्मनी थी वो बहुत ही मतलब अपने पीक पे थी। जर्मनी पीक इन द सेंस वहां पे जो नाजिज्म था वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा था। नाजिज्म ने बहुत से एरियाज को कैप्चर करके रखा था। और नाजिज्म का जो उस समय पे था हेड हिटलर, उसने ये ठान के रखा था कि मुझे अब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ना है। मुझे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन की डिग्निटी को रिगेन करना है। जर्मन ने जो टेरिटरीज हारी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू मुझे वो सब वापस लानी है। चाहिए। वेरी गुड। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945। वेरी गुड। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अलाइड के बीच में वर्सेस एक्सिस। वेरी गुड। जो अलाइड थे, अलाइड इसमें पहले थे ब्रिटेन एंड फ्रांस पहले। और इस समय पे यहां थे जर्मन, इटालियन एंड जापान। गॉट इट? लेकिन जर्मन जो था वो अच्छा मतलब उसके पास अच्छे आर्म्स एंड एम्युनिशन थे, उसके पास अच्छा ताकत था। उसने पहले इन दोनों की खूब पिटाई की और ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों जो है ये सरेंडर करने वाले हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में। मतलब ये फिर अपने आप को सब्जेक्ट करेंगे टू जर्मन और व्हाट वी कैन से टू एक्सिस पावर। फिर इसमें क्या होता है कि जो यूएसए एंड यूएसएसआर थी वो तो पहले से ही दुश्मन थे एक दूसरे के। उन्होंने सोचा अगर इस समय पे एलाइड नहीं हारा तो एक्सिस में जो जर्मन है उसका राज सारी दुनिया पे आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया? सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर मतलब एक दूसरे के दोस्त बन गए और उन्होंने लेट एंट्री की थी फिर किसमें? अलाइड में। फिर अलाइड में कौन कौन आए? यूएसए एंड यूएसएसआर। वेरी गुड। गॉट इट? और फिर जो यूएसए था इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उन्होंने फिर इनको अटैक किया और एक्सिस ने फिर लास्ट में हारा। और जीता किसने? अलाइड ने सबसे ज्यादा इन दोनों ने, क्योंकि इनकी पहले से ही पिटाई हुई थी, इनका पहले से ही फाइनेंशियल लॉस हुआ था, इनका पहले से आर्म्स एंड एम्युनिशन खत्म हो गई थी। फिर इन दोनों ने उनकी मदद की। मेजॉरिटी में इन दोनों ने जीता। अब दबदबा किनका बनने वाला था? या तो इनका यूएसए का बनने वाला था या यूएसएसआर का। वेरी गुड। यहां तक समझ आया? यस सर। यहाँ तो अब यूएसए का दबदबा बनने वाला था, यहाँ था यूएसएसआर का। ठीक है? लेकिन
अगर अब जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, वह जो नहीं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर वह कैसे ये पान में ज्यादा दोस्त बने थे, इनके दुश्मन बने, इनके दोस्त ही बने। लेकिन ये दुश्मन क्यों बन गए, इनके बीच में जो दुश्मन की गहराइयां क्यों हो गई, इनके ऐसे अपार्ट पान में ज्यादा आई मीन रीजंस यूजन बुझ तो हमने हो गई एग्जांपल इस तो मान तो यूजन अलाइड ऑफ ये छा गड़ा कार अक गाड़ी का टावर आसन और आक थे तो ब्रिटिश ब्याग गो फ्रांस ब्याग गो यूएसए ब्याग गो यूएसएसआर ठीक छा मतलब बांची मन का समझौत पान में टर्म में क्या सेम सुबह हवा यम से कि पाकन छ पान में इथे कोन गड ते पाकन इथे कोन सिमन का समझौत आसन पान में यम से अलाइड ऑफ असल पन परफॉर्म कर सेकंड वर्ल्ड वार में ठीक है वन माइंड तो कि यह छु हवा यह टर्स छु हवा यह टर्स छु हवा यूएसएसआर यूजन टर्स छु हवा गड पाई क्या गड पाई मगर मुश्किल छु पाकन मतलब पूरा मंजिल करने पार क्या ये मैं के का यूजन यूएसए का कम अगस्त 1945 में करिमो हिरोशिमा से नागासाकी पर अटैक, हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान की ये दो एरिया है। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अगस्त 1945 में न्यूक्लियर अटैक किया था यूएसए ने। किसने किया था? यूएसए ने। लेकिन ये जो न्यूक्लियर अटैक करने वाला था यूएसए, और उसने किया ये खाली पता थी एक तो ब्रिटिश और एक तो फ्रांस को, यूएसए को पता नहीं थी। ये तो पहला यूएसएसआर को पता नहीं थी। ये पहला रीजन था कि इनके बीच में दुश्मनियां क्यों मतलब गहराई की दुश्मनी की गहराई क्यों बन गई। दूसरा रीजन ये था कि जो जापान था उसमें यूएसए की आर्मी ने फरवरी 23 को अपना झंडा लहराया था। फरवरी 1945 में, कहां 1945। और इसके बाद अटैक कब किया इन्होंने? अगस्त में। अगर उन्होंने पहले से ही सरेंडर किया था फिर उन्होंने अटैक क्यों किया? दूसरा कारण ये था जो लोग थे मे बी जो उस समय पे एक्सिस लोग थे, सॉरी यूएसएसआर वाले लोग, उन्होंने उनके पास यही सोच थी तिमो सोचे से यूएसएसआर यूजन छु इनको एम मौजूद हिरोशिमा तो नागासाकी पर अटैक ताकि ये हाई यूएसएसआर अच्छा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अच्छा सा है को सोर कंट्रोल कर विंके सॉरी वर्ल्ड चताम छु की पावर से डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते तिमो सीसी ग्रुप में अगर यूएसएसआर चला मे बी जर्मनी के वापस बेवे थे मे बी यूएसएसआर हार जाता साथ ये मैं रीजन यमन मस क्या है दुश्मनी बे यम क्या है दूर दूर पान यम क्या बने यम क्या है राइवलरी क्या है मतलब डीप यमन दोन यम क्या बने में दोस्त पान में ठीक है तो ना आवत है समझ सर। इसके बाद अब शुरू होता है कोल्ड वॉर का era, पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, पहले मैं आपको इन कोल्ड वॉर सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के मुताबिक कुछ टर्म्स बताऊंगा, ये आगे में बहुत मदद करने वाले हैं। एक तो अगस्त 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जापान के दो एरिया है, इनको क्या किया यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया। क्या किया? न्यूक्लियर अटैक। उनका नाम था, वो न्यूक्लियर वेपन्स का अगर कोई याद रखना चाहता है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय 5 टन का था, कितना था? 5 टन। एंड ये फैट मैन था 9 टन, कितना था? 9 टन। अब मैं पहले आपको यही पे समझाऊंगा, ये जो वार था, ये जो स्टेट ऑफ टेंशन, ये जो टसल थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये एक हॉट वार में चेंज क्यों नहीं हुई? ये कोल्ड वार ही क्यों रहा? इसका रीजन ये था कि जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ, बम उनका वजन क्या था? 5 टन है 9 टन। उन दो मतलब न्यूक्लियर वेपन से इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी जापान में कि सारा दुनिया दंग रह चुका था उससे। हर किसी को पता थी, यूएसए भी अवेयर था इस बात से, यूएसएसआर भी इस बात से वाकिफ था कि अगर हमने वार शुरू किया दूसरा बंदा भी वापस रिटेलिएट करने वाला है, फूती वक्त में तोड़ वापस आज ज्यादा समझी सारी दुनिया है ना। क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशंस हुई उस समय पे यूएसएसआर के पास 5000 टन थे न्यूक्लियर वेपन्स और उनके पास थे 10000 टन। 10,000 एंड 5,000 टन। आप खुद सोचो, एक 5 टन के न्यूक्लियर वेपन ने कितनी डिस्ट्रक्शन की थी और जो 9 टन के न्यूक्लियर वेपन ने कितनी डिस्ट्रक्शन की थी। अगर हम ये 15,000 न्यूक्लियर टन अब एक साथ फट जाएंगे तो कितने डिस्ट्रक्शन हो जाएगा?
सारा दुनिया इसके इफेक्ट में आता, सारे दुनिया तहस नहस हो जाता। यही रीजन था, दोनों मुल्कों को पता था, यूएसए को भी पता था, यूएसएसआर वाज आल्सो अवेयर कि अगर दोनों में से मैंने या उसने वार शुरू किया, भुगतना उसको भी पड़ेगा, सारा दुनिया इसके इफेक्ट में आएगा, सारा दुनिया तहस नहस हो जाएगा। दैट दिस इज द रीजन व्हाई दिस कोल्ड वॉर डिड नॉट चेंज इनटू हॉट वॉर। गॉट इट? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर मैं आपको समझाऊं कि कोल्ड वॉर था क्या। कोल्ड वॉर इज रेफर्ड टू द स्टेट ऑफ कंपटीशन, स्टेट ऑफ टेंशन एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड बैक्ड बाय देयर अलायंसेस। मैं लिखूंगा यहां पे कोल्ड वॉर इज referred to the competition, the tension and the series of between USA and USSR backed by their alliances। इसको एक डिफिनेशन लिखनी है, देखो मैं फिर समझाऊंगा। और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मैं खाली इसी डिफिनेशन को डिफाइन करूंगा A to Z। नीचे लिखना मेन reason was ideology। देखो पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लास्ट मतलब फिर मैं डीपली डिफाइन करूंगा। कंपटीशन, पहले बात आती है कि इट रेफर्स टू द कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या थी कि जब यूएसए ने अटैक किया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, यूएसए ने किससे अटैक किया था? न्यूक्लियर वेपन से। लेकिन यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं थी। यूएसए का दुश्मन कौन था? यूएसएसआर। इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थी, इसके पास न्यूक्लियर वेपन थी। गोया वो इसके न्यूक्लियर वेपन किसको अटैक करने के लिए थे? यूएसएसआर को। अगर हो जाता तो इसने भी न्यूक्लियर वेपन बनाई। जब यूएसए को पता चला कि यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन बनाई, उन्होंने यूएसए ने हाइड्रोजन बम बनाए। होना कंपटीशन, उनको फिर उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाई। जब यूएसए को पता चला कि अब यूएसएसआर ने भी हाइड्रोजन बम बनाई, इन्होंने सबमरीन्स बनाए। वो ना समंदर में वो समंदर को सी को अटैक करने के लिए वो शिप्स बनाए। दूसरा पॉइंट होता है कंपटीशन। अब आता है टेंशन। टेंशन इन द सेंस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी आपको पढ़ाऊंगा, उसी से आपको समझ आएगा कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, मतलब ये टेंशन, एक दूसरे पे दबाव, ये क्या था। और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। कन्फ्रंटेशंस अगर हम लिटरल मीनिंग के साथ थ्रू लिटरल मीनिंग जाएंगे, ये होता है कि एक दूसरे के खड़ा होना एक लड़ाई के रीजन से। मतलब फॉर एग्जांपल ये बात में और मतलब समान के पास लड़ाई चुनी हो, अगर मैं सोच के मैं इसमें और थोड़ा लड़ाई चुनी हो अथवा कन्फ्रंटेशंस, यह कन्फ्रंटेशंस क्या गई, ये मैं लड़ाई चुनी। अगर लड़ाई गछा तेल गछा ना वर्ल्ड वार है, तेल गछा वर्ल्ड वार, लेकिन हुए थे बैटल्स। एक तो कोरिया में बैटल हुआ था, वियतनाम में बैटल हुआ था, अफगानिस्तान में बैटल हुआ था, ये दो, और जर्मनी में भी हुआ था। ये हुए थे यूएसए एंड यूएसएसआर के, यूएसएसआर और यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में नहीं, उनके एलायंसेस के बीच में, उनके एलायंसेस के बीच में। लेकिन उनको पीछे से मदद कौन कर रहा था? यूएसए एंड यूएसएसआर। यही मैं आज आपको डीपली समझाऊंगा क्या है। सबने डेफिनेशन लिखी? यस सर। बैकग्राउंड आपको समझ आया कि क्या था कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड? सब लोगों को समझ आया? कहीं पे कंफ्यूजन मत है? देखो, एक तो हमने ये कोल्ड वॉर क्या समझा, क्या था, इसकी डेफिनेशन समझी, ठीक है। रीजन बिहाइंड कोल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर वो भी हमने समझा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको बाइपोलर वर्ल्ड। इसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन एनएएम, नॉन अलाइनमेंट एक्टिव
इसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रीजंस व्हाई यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। यही है सब कुछ, कोल्ड वॉर इतना ही है, इतना ही कोल्ड वॉर है और यही सब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। पहले हमने कोल्ड वॉर तो हमने जाना क्या है, किसी को कंफ्यूजन मत है इस सब में। रीजन बिहाइंड कोल्ड वॉर जो हमने वर्ल्ड वॉर आइडियोलॉजी एटसेट्रा बोली थी, ये सब को क्लियर है। अब आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, एक किस्म का टेंशन था। अब जो क्यूबन, अगर हम यहाँ मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप कहाँ पे है, अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, यूएसए अगर यहाँ पे है, आप मानो ये यूएसए है, ठीक है। इसके साइड में ही एक नॉर्थ साउथ ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसका नाम है क्यूबन। क्या है, क्यूबन। और क्यूबन में अंटिल 1959 क्यूबन वाज बीइंग हेडेड बाय बतिस्ता। क्यूबन पे हेड कर, क्यूबन का रूलर कौन था, बतिस्ता, और वो ही वाज ए कम्युनिस्ट, सॉरी ही वाज ए कैपिटलिस्ट। क्या था, कैपिटलिस्ट। कहां के लोग थे, यूएसए के। फिर ये इस पे इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहा था क्यूबन पे, यूएसए। गॉट इट। फिर क्या हुआ था कि इसी मतलब 1959 में ही एक लोकल एक बंदा होता है, उसका नाम था फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो वो एक लोकल बंदा होता है क्यूबन का, वो अटैक करता है अपने मतलब अपना कोई ग्रुप बनाता है एटसेट्रा कुछ, वो इस बतिस्ता को अटैक करता है। बतिस्ता से हारना, बतिस्ता को एग्जाइल करना पड़ता है और फिडेल कास्ट्रो का रोल आता है क्यूबन पे। किसका आता है, अब पहले कैपिटलिस्ट थी, अब क्या हो गई वहां पे, कम्युनिस्ट। क्योंकि अगर वो भी कैपिटलिस्ट बनता फिर तो इसका भागना किस काम का था, देखो जो रूल करते का यार वो जिवजन फिडेल कास्ट्रो जो कम्युनिस्ट, क्या हो कम्युनिस्ट हुकूमत यूएसएसआर मैं क्या करा दे इनडायरेक्टली यत रूल यूएसएसआर। ये तो नाम आवत है समझ, ठीक है। आई बात गई कम 19 ऑफ अप्रैल 1961 आई एम डॉक्टर कम यूजन यूएसए सु के पनन होम आर्मी तुम कर क्यूबनस अटैक का कर अटैक। वो तो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि क्या इसके सोच में लड़े, अगर न्यूक्लियर अटैक करो व्यक्ति इतिहास में है। अगर यूएसए नसा न्यूक्लियर अटैक करा क्यूबनस में यो सिमा लड़े यम सिने क्या स्टेटन थे गसा इफेक्ट यमो सु लोकली के आर्मी वो योर या पन फोर्स सुजु मगर यूजन फिडेल कास्ट्रो हार न दियो। फिडेल कास्ट्रो हार न यूएसए आर्मी आई बनो बैंक को असल कम्युनिस्ट रूल है अडॉप्ट। बात यूजन उस अगर हम यूएसएसआर की बात करेंगे, यूएसएसआर का उस समय पे हेड था, उसका नाम था जॉन केनेडी। जो ये फिडेल कास्ट्रो ने अच्छी तरह रिटेलिएट की थी यूएसए की आर्मी को। और इसके बाद फिर क्या हुआ था कि 19 अप्रैल पे उन्होंने जब यूएसए ने अटैक किया था क्यूबन को, फिर इसके बाद जो यूएसएसआर, अब क्यूबन क्या थी इस समय पे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट। क्यूबन क्या थी, कम्युनिस्ट। अब यूएसएसआर ने सोचा, अगर हम मैप पे देखेंगे, अगर यहाँ पे यूएसएसआर मानता छ पत अटलांटिक ओशन बे छ योर बे क्या पार्ट्स ऐशी ये तम छ यूएसएसआर कोता दूर ओस यूएसए अटैक करने खुद मानता छ ओशन दी बे सेंट्रल मतलब ऐशी क्या पार्ट्स थे तिमो कर काम तिमो बनो बेस ये की क्यूबन बनो तिमो बेस ऑफ न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वेपन्स तिमन यमसन ती सारी न्यूक्लियर वेपन्स ओस तिमो थे क्यूबनस में का थे क्यूबनस बनो की बेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तिमो थे सही क्या जंगा चाहिए इन पर सहारा अटैक करो यूएसए मंगा से इन पर सहारा अटैक करो यूएसए। पूछो मैंने अभी आपको बोला कि अब कोल्ड वॉर हॉट वॉर में क्यों चेंज नहीं हुआ था। अगर तिमो ये तो मिसाइल आने ये पर तिमो सहारा अटैक करो तिमो कैसे करना अटैक, क्योंकि उनको पता थी अगर ऐसे अटैक को वापस ऐसे ज्यादा सजाने यूं उनको ये बात वो इस बात से वाकिफ थे। यूजर यूएसए यूएसए इन फॉर वापस अटैक किया, अगर यूएसए वापस अटैक कर रहा है यूएसए तो ज्यादा गया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर मतलब सॉरी
यूएसए से तम साथ हेड तम नाम जॉन एफ केनेडी। जॉन एफ केनेडी उसका नाम था। उसने क्या किया है कि तम पन्न हुमन नेवी फोर्स तम ऑर्डर दम तय करू कम तय वनु शिप्स युजन क्यूबन आइलैंड से करू तय इर्द गिर्द पन्न बोटो से शिपो से तय करू चेक तय वुचो युजन ये यूएसएसआर से कपर पन्न आर्म्स एंड एम्युनिशन जोड़ आनन। और ये बात कब की चल रही थी 1961। इस समय पे तो यूनाइटेड नेशन बना था और ये केस चला गया फिर यूनाइटेड नेशन था। कहां चला गया ये केस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहां चला गया? यूनाइटेड नेशन। उस समय पे जो सेक्रेटरी था यूनाइटेड नेशंस का वो था यूटो। क्या कौन था यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी? यूटो। फिर यूनाइटेड नेशंस में क्या फैसला लिया गया? तय मोनो जो यूजन यूएसएसआर जो एमिस हसा पैसा एमिस हसा पियन पन आर्म्स एंड एम्युनिशन पन न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबन में सारी वापस करें, मगर इन रिटर्न ये यूएसएसआर से कभी या पर अटैक करन किया। ये हो टेंशन मतलब ये हो टेंशन और जी हम आने यमन बोट कुन क्यूबा मिसाइल्स अगर कोई मिसाइल्स अलग किया गया मिसाइल फचस यूएसए फटस हो रही है यूएसए तबाह। ये टेंशन उसको मुझे बनाई। ये जी टेंशन की बात। अब आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन तो मैंने अभी आपको बोला था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के पास क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स। क्या थे? इनके जो अपोजिशन में थे यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। अब इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इन्होंने हाइड्रोजन में वेपन्स बनाए, हाइड्रोजन बम जिनको बोलते हैं। अब इन्होंने भी हाइड्रोजन बम बनाए, इन्होंने सबमरीन्स बनाए। ये थी कंपटीशन। इस तरह से वो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। एग्जैक्ट मतलब वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए लड़ने के, हाँ अब हम लड़ जाएंगे, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन मतलब एक दूसरे के दबाव रखते थे, बस दबाव और इसके सिवा कुछ नहीं था। और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, कोई हॉट वॉर नहीं होगा, ये खाली यूएसएसआर और यूएसए को पता था बस। अब इन्होंने क्या किया था? अब मेन डिफरेंस क्या थी इन दोनों के बीच में? वार किसके बेस पे हो रहा था? आइडियोलॉजी के बेस। यूएसए क्या थी? कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेटिक। और यूएसएसआर क्या थे? कम्युनिस्ट। अब वर्ल्ड हो गया था डिवाइड, बाइपोलर वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। दुनिया के हिस्से मतलब हिस्से गए बड़ पावर ब्लॉक बने। यमो सोच वन यूएसए एंड यूएसएसआर यमो तो वन हको ने जंग लड़ित किया। अस करो काम यमो से ज्यादा आसन तिहंज आइडियोलॉजी गस सक्सेसफुल ज्यादा। अगर यूएसए से ज्यादा तेल गस ये आइडियोलॉजी सक्सेसफुल यमि जेन, अगर यमन से ज्यादा जेने नहीं कोई। फिर उस समय पे क्या होता? वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। एक पे ना वेस्टर्लीज अलायंसेस and easterly alliances। Got it? और जो ये वेस्टर्न अलायंसेस थी, इन्होंने फिर एक ट्रीटी पास की थी, नाटो उसका नाम पड़ा था, which represents for North Atlantic Treaty Organization उसका नाम पड़ा था। अब इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नाम पड़ा था मैं वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे वर्ल्ड मैप मत है। अगर ये यूएसए है, सॉरी यूएसएसआर है, ये यूएसए है, ठीक है, ये मानो आप ये ग्लोब है, आप वर्ल्ड अर्थ की हम बात करेंगे। ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है। ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये बीच में जो ये इनके बीच में सी है, ओशन है, इसका नाम है अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन। अब यूएसए किस साइड में है? नॉर्थ साइड में, इसलिए इस ट्रीटी का नाम पड़ा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बनी थी 1949 को। नाटो कब बन गई थी? 1949 को। इसमें 12 कंट्रीज थे। और इसका एम एंड क्या थी? इसकी एम ये नाटो उन्होंने साइन क्यों की? उन्होंने ये बोला कि अगर हम 12 मुल्कों में से किसी पे भी कभी भी अटैक हो जाएगा या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी तो दूसरे को मदद करने आना है, ठीक है। और जो अब ये तो अब उन्होंने नाटो पर ट्रीटी या गेम भी है तो छप करके यमो कर साइन ऑफ ट्रीटी तक तो ना वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट ये गई साइन 1955 असमन। वार्सो इजन वार्सो च जाया पोलैंड असमन। पोलैंड में वार्सो एक जगह है, वहीं पे ये ट्रीटी साइन हुई। अमिक एम दिस है, अमिक ऑब्जेक्टिव दिस है, यमन एग्जैक्टली नाटो इट वाज। वन
छु काथ एथन जे इम ज लाकड मुल्क सिम कैसे बड़ा मुल्क से गसन मतलब इम कैसे वन बिग पावर ब्लॉक से गसन या यूएसए से या यूएसएसआर से आ कसिम गसन फाइनेंस हेल्प खतर दोयम आर्म्स एंड एम्युनिशन खतर त्रेयम प्रोटेक्शन खतर यिमै त्रे रीजन यिम लकड़ लकड़ कंट्रीज आस लिंक करन पन्न पान बड़न बड़न पावर ब्लॉकन से यूएसए से यूएसएसआर से अक फाइनेंशियल हेल्प खतर दोयम आर्म्स एंड एम्युनिशन खतर त्रेयम प्रोटेक्शन खतर मगर यमन पावर यिम बड़ पावर ब्लॉक यिम त्रे ठन यमन हंत मंगे पान से के यिम कैसे लड़न यमन आकस यमन मेरन यमो मज अक रिसोर्सेस कैसे मेरन रिसोर्सेस बेस बनावन बेस आर्म्स एंड एम्युनिशन अगर अटैक अटैक कुछ जाए करान करान यमन जान पन्न मतलब मेन जान न कर यूएसएसआर कुछ जाए पन्न मेन जाए मज अटैक न कर यूएसए हमेशा लड़ना यमो पान एलआईसी यमो लकड़ लकड़ मुल्क पान से लड़ यमो लड़ना पान लड़ना यमो इसलिए यमन पान से रलावन इसलिए हम पान से रलावन यहाँ आयो त समझ इथे कर गया वर्ल्ड दोन पावर ब्लॉक में डिवाइड वहां जो ये था सवाल इम जन बाकी कंट्रीज आम सेकंड वर्ल्ड वार पत आजादी मिले तिमन से क्या हो उनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इसमें इंडिया आता है पाकिस्तान बांग्लादेश इजिप्ट एंड इंडोनेशिया मेन यही थी और भी छोटे छोटे मुल्क थे लेकिन मेन यही थी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इजिप्ट एंड इंडोनेशिया इन्होंने क्या कहा कि अब तो मतलब हाल ही ब्रिटिश से आजाद वन अगर बे यहाँ तो यूएसए से गसन यहाँ तो यूएसएसआर से गसन ये आजादी कत कित मतलब यमो क्या ब्रिटिश से आजादी तेरे से ब्रिटिश आंध्र ठीक यमो दो अगर हसे बे यहाँ अगर यहाँ यूएसए से या यूएसएसआर से पान अलावन ते इशी कत सोन आजाद गसन इसलिए कर यमो अलग ट्रीटी पास तब थो यमो नाम नैम क्या है नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ठीक है ना कोई वो पन पान यूएसए से किसी मर्ज ना कोई वो पन पान यूएसएसआर से सिर्फ ये मतलब कैसे रोजो इंडिपेंडेंट कैसे रोजो इंडिपेंडेंट जो सम साथ कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अन आत्मजन मेन मतलब असल रोल अदा को सुकोर पीटी जवाहरलाल नेहरू इंडिया में पीटी जवाहरलाल नेहरू बाको बोट कुनिस माने अब कंडीशंस ऐसी ही चल रही थी एक तो मतलब कोई छोटा मुल्क यूएसए के साथ लिंक कर सकता था अपने आप को कोई यूएसएसआर के साथ अपने आप को लिंक कर रहा था अब लोगों को मतलब अब ये नो वार का मतलब क्या था कोल्ड वॉर की मतलब ये थी कि जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे उसने जीता क्योंकि आइडियोलॉजी का मसला था आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है मोबिलाइज पॉपुलराइज करना लुकन तम सारे लुकन तम इस कत वातनावन अगर इस आ दौर में दुछा मिसाल गया कि लकड़ लकड़ वार मतलब बैटल गया फुल फ्लेज्ड वार गोने के लकड़ लकड़ बैटल गया अगर पूछो इधर कोरिया उसकी शेप कुछ ऐसी है ठीक है जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो कोरिया के दो हिस्से हो गए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो साउथ कोरिया छु योस यूएसए अंडर योस यूएसएसआर अंडर युजन यूएसए छु यूएसए इवन प्रिक कर साउथ कोरिया प्रिक कर जो तो लड़ी यूएसए नॉर्थ कोरिया से तेहनी दिते 5 से अंडर योडोस यूएसएसआर प्रिक कर निमन तो लड़ी इवन से तेहनी दिते 5 से अंडर और मुझे एम्युनिशन से प्रोवाइड कर मगर पाने यस निवन जिते जी पाने से लड़े जुई पाने आने यूएसए तो यूएसएसआर लड़े जुई के ये हाल जर्मनी में थे युजन जर्मनी छु अगर इस मानन ये जर्मनी अगर 4 हिस्से फ्रांस साथ ब्रिटिश साथ यूएसए साथ एंड यूएसएसआर साथ मगर ये नाटो साइन गई अब जो फ्रांस तो ब्रिटिश यमो कर साइन नाटो यत यूएसए से वना यम त्रे एक साइड यम साइड यूएसएसआर कुने से यम त्रनवे यम जन मतलब यम त्रे पार्ट छी मस यत पार्ट से दान ताकि ऐसा नि पार्ट ते पाना संडर यो न जी यमन प्री करन ओस मस तिम लड़न गइस कंडीशन त्रे यम अफगानिस्तान वार गो अफगानिस्तान मस गो वार थे यूएसए यूएसएसआर बिटवीन तत मस गई यूएसए मतलब मेन रीजन ऑफ disintegration of USSR is considered to be the financial loss in Afghan war से जुड़े मारिया नुकसान यह चुन कंसीडर करने से यमो क्या disintegration of USSR कैसे गई मैं पढ़ोस एंड पर वादोस इथे कोने आइडियोलॉजी फालामस और इस मसी कसन और इस मसी कसन वन कैस गो कोल्ड वार खत्म USSR कैस गो disintegrate हम मैं पढ़ोस एनी रीजन टॉपिक छोड़
बाइपोलर वर्ल्ड भी हमने पढ़ा, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। There are three main reasons एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी यूएसए में, यूएसएसआर में, सॉरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरी थी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी दूसरे, और तीसरी थी नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। पहले हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। यूएसएसआर मज उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यम मुल्क नहायत गरीब, यमो पन पान लिंक कर्मुत यूएसएसआर से, मगर यम मुल्क गरीब। इन अपोजिशन टू इट यम सेंट्रल एशिया स्टेट्स, सॉरी व्हाट वी कैन से सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे जिनमें लातविया भी आता है, कनाडा आता है, पोलैंड आता है, वो भी यूएसएसआर के साथ थे, लेकिन वो अमीर थे। तिम यूएसएसआर फाइनेंशियल हेल्प कर, मगर यम स्तान मुल्क के लास्ट में ऐसे किया स्तान आता है, यम तीत अमीर क्या, यम फाइनेंशियल हेल्प हेकान कर क्या, लातविया, पोलैंड, कनाडा यमन बासान असी हसा यम ते पकनावन, असी हसा यम ते पकनावन। गोल्डिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गई इथे कन, तिकाज यूएसएसआर पेवन सारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पानी तुम, सॉरी फाइनेंस पानी जब पांच प्रथम जगह पानी लागे, बेजन अफगानिस्तान में बाहर गो तब मज गई मन वालिया सख्त नुकसान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गई तमे से। अब यह गोडनु का चीज सह क्या गो डिसइंटीग्रेट। आखोस अमीर ब्याक छु गरीब, मन छु तय समझो बे इतन क्लास में छु शुड वो बिचु मॉनिटर आ मन चीम के अंदर अस करो कि और फंक्शन ऑर्गेनाइज वो शुड मन छु 15 शुड अमीर, यम छु दिवान हाथ रखे, यम छु दबा सही पुट करू हम पांच तिम छु नगन बिचार कहीं दबित अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी योन छु मान अगर यम 5000 रुपए दिस मगर योन छु कहीं मान आज मान यम हाथ वाले अवे गए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पान वही। बेगो चाइना हस्त रशिया हस्त पान में वार, चाइना हस्त रशिया हस्त पान में बैटल वाक, युजन चाइना हस्त हर कन छु मैप के तगन छु सिकन एरिया, चाइना दपन सिकन एरिया सोन, रशिया दपन सोन, यमन गो पान वार, ये अंदर कनी पान वार गई ये बित बनो कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या गई। दोम कारण यह मतलब अड़स अमीर अड़स गरीब, दोम काज इकोनॉमिक क्राइसिस में यही काज एग्जैक्टली। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में यही काज आता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में यही काज आता है कि आधे बंदे अमीर थे आधे नहीं थे। और अफगानिस्तान में जो वार हुआ था उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी सारी खुद फाइनेंस भी खुद करना पड़ा था यूएसएसआर को। दूसरा फैक्टर ये था। अब नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स क्या थी? यूएसएसआर क्या थी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट? कम्युनिस्ट, जोर से बोलो क्या थी? कम्युनिस्ट में क्या होता है कि लुकन छनासन हक क्या, people don't have right to freedom of speech and expression, people don't have right to vote, मतलब तिम हेकन गवर्नमेंट खिलाफ कहीं मिले तिम मतलब दबाव नहीं, तिमन पड़ो स्रो क्यों आखता है मतलब से के अगर का इंसान गवर्नमेंट खिलाफ बैठा तिम पड़ो सर्टेन एक्शन देते सेंसरशिप होता है, मतलब अगर प्रिंटिंग प्रेस में सरसी गवर्नमेंट सामने लुकन उसने किया, लुकन उसने आजादी किया, लुकन उसने गवर्नमेंट खा किया, लुकन उसने गवर्नमेंट खा किया। यस यूएसएसआर कंडीशन कम्युनिस्ट। और इसके अपोजिशन में जो यूएसए था वो क्या थे, लिबरल डेमोक्रेटिक्स, वहां पे लोगों को हक थे। और यूएसए से मतलब भाई यूएसए से इंसान मर्ज गए, मतलब तब गो तुर्की, तब गो इराक, तुर्की इराक ब्रिटेन गो तब तुर्की एंड इराक रिच इन ऑयल्स, ऑयल प्रोड्यूस करन यूएसए इकोनॉमी गई ग्रो, यूएसए इकोनॉमी गई ग्रो, यमन क्या गई इकोनॉमी डिक्रीज, यमन क्या गई इंक्रीज। और लोगन तारी में समझ गॉड काज ये लुकन आजादी, लिबरल डेमोक्रेसी ये कम्युनिस्ट लुकन मतलब लुकन हन दिलन मतलब हकीकत मतलब हमेशा थन तम सब्जेक्ट कम्युनिस्टन क्या कुन सात गसा मतलब यम हिस्टोरियन तिम वन अगर नहीं तम सात डिसइंटीग्रेट गया यूएसएसआर, मगर तेल वक्त नेशनल एस्पिरेंट्स तिम लड़हन अत खिलाफ यूएसए गसा तम डिसइंटीग्रेट क्या लिबरल डेमोक्रेट्स ये सही हक तिम ये कम्युनिस्ट ये कहीं हक तिम अगर तिम तो समझ अम क्या गो पे गॉड क्या कम्युनिस्ट तम पे क्या बने नेशनलिस्ट, क्या बने नेशनलिस्ट, ऐड
आइडियोलॉजी मेन कांसेप्ट मोबालाइज मतलब चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर बट क्या communist nationalist these are the three main causes that why USA was disintegrated and this is considered to be the end of the cold war got it everyone सबको समझ आया कहीं पे कंफ्यूजन मत है कोई क्रॉस क्वेश्चन मत है अगर नोट्स को नजर दे दो फिर से कहीं पे अगर कंफ्यूजन है मैं फिर बोलूंगा एंड डेट लिख के रखो 1989 में USSR was disintegrated and उस समय पे USSR का हेड था गॉर्बाचोव इसका नाम था एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो मैंने अभी पढ़ाई थी उस समय पे जो USSR का हेड था उसका नाम था निकिता खुसरो सब लोगों को समझ आया? अब जोर से जवाब देना। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी? क्या थी? और यूएसएसआर की क्या थी? वेरी गुड। वर्ल्ड वार खत्म कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार 1945। वेरी गुड। वर्ल्ड वार कोल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1945। नेक्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड तब तो कोल्ड वार शुरू। कोल्ड वार कब को खत्म? 1989 में यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? 1960। वेरी गुड। अच्छा नैम क्या था? नैम इसका मतलब क्या था? नॉन मूवमेंट अलाइंड एक्ट। सॉरी ये उन कंट्रीज के बीच में हुआ था वो एक्ट जो ये मतलब हाल ही में इंडिपेंडेंट हुई। वेरी गुड। अब मैं आपको एक अच्छा मतलब थोड़ा सा कांसेप्ट समझाऊंगा टॉपिक को हटके। अगर इंडिया किसके मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंडिया किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता ना? जो अलाइड में थे